हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी में पादप जगत में टॉपिक पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइटा के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं और इनको किन समूहों में या वर्गों में बांटा गया है और उन समूहों के क्या प्रमुख लक्षण हैं और उनके क्या एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा। देखिए, सबसे पहले ब्रायोफाइटा जगत का या समूह का, ब्रायोफाइटा समूह का क्या प्रमुख लक्षण होता है यह जानते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उन पौधों को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? पादप जगत के एम्फीबियन। पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। एम्फीबिया आप लोग जानते हैं, मेढक एम्फीबिया समूह का जंतु होता है और मेढक जल और स्थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। इसी प्रकार से ब्रायोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं वो जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। सामान्यतः जहाँ पे नमी बहुत अधिक रहती है, पानी रहता है, उस स्थान पे ब्रायोफाइटा जगत के पौधे पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वह थैलस के जैसा होता है। इनका शरीर कैसा होता है? थैलस के जैसा। पौधे का शरीर थैलस जैसा होता है, अर्थात इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती। जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें जड़ के स्थान पे कोई दूसरा अंग या दूसरा भाग जैसे मूलांग पाया जाता है। तो जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती, लेकिन जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इनका जो शरीर होता है इनका शरीर युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद को हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमिट मीन्स युग्मक, तो युग्मक अगुणित होते हैं। और इसी तरह से जो ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा होता है वह युग्मकोद्भिद होता है, अर्थात अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित होता है। यहाँ पे यह हैप्लॉइड होता है या अगुणित। गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? जो बीजाणुद्भिद होता है उसकी आधी होती है। युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद, इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरोफाइट। मुख्य पौधा क्या है? युग्मकोद्भिद है, और युग्मकोद्भिद के ऊपर बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। और स्पोरोफाइट कैसा होगा? द्विगुणित होता है। कैसा होगा? यह द्विगुणित होता है। सामान्यतः स्पोरोफाइट में 3 संरचनाएं पाई जाती हैं। पाद, सीटा, संपुट। ठीक है, पाद को फूट कहते हैं, सीटा कैप्सूल, संपुट को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो बीजाणुद्भिद में पाद, सीटा और संपुट हो सकता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें तीनों भाग उपस्थित होते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें 1 या 2 भाग उपस्थित होता है, अर्थात पाद और संपुट या कैप्सूल उपस्थित होता है। सामान्यतः ये जो पौधे होते हैं इन पौधों में जड़ें अनुपस्थित होती हैं। जड़ अनुपस्थित होती है तो जड़ के स्थान पे यहाँ पर मूलांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूलांग। इसे राइजोइड कहा जाता है।
मूलांग पाए जाते हैं या राइजोइड पाए जाते हैं। यह जो मूलांग होते हैं या राइजोइड होते हैं यह जड़ों की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह? जड़ों की तरह। और जड़ का कार्य क्या होता है? वह मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। तो इसी तरह यहाँ पे मूलांग भी क्या करते हैं? जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। ये क्या करेंगे? जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। ठीक है, और अवशोषित करके पौधे को पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो पौधा होता है, पौधे में वर्धी जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है। तो वर्धी जनन यहाँ पे सामान्यतः ट्यूबर के द्वारा, किसके द्वारा? ट्यूबर के द्वारा, जेमा, ट्यूबर, जेमा, विखंडन, ठीक है, ट्यूबर निर्माण, जेमा निर्माण, विखंडन आदि के द्वारा वर्धी जनन होता है। वर्धी जनन कैसे होता है? ट्यूबर निर्माण के द्वारा, जेमा निर्माण के द्वारा या विखंडन के द्वारा क्या होता है? वर्धी जनन होता है। यहाँ पर लैंगिक जनन भी होता है। इन पौधों में लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है। कैसा होता है? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी अर्थात जो नर और मादा युग्मक होंगे, ठीक है, नर और मादा युग्मक होंगे, मेल और फीमेल जो युग्मक होंगे, ये दोनों क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न। यहाँ पे जो मेल युग्मक होता है, जो मेल युग्मक होता है, मेल युग्मक के पास 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। मेल युग्मक के पास कितनी कशाभिकाएं पाई जाएंगी? 2 कशाभिकाएं होती हैं। और इस युग्मक को एंथेरोजोइड्स कहा जाता है। एंथेरोजोइड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट के पौधे होते हैं वो आकार में बहुत छोटे होते हैं और जल में पाए जाते हैं या जहाँ पे नमी रहती है उस स्थान पे पाए जाते हैं। तो इनमें क्योंकि पौधे का आकार छोटा है तो संवहन बहुत आसानी से हो जाता है। संवहन के लिए संवहन बंडल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे संवहन बंडल नहीं पाया जाता। संवहन बंडल अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख लक्षण है ब्रायोफाइटा समूह में पाए जाने वाले पौधों के। ठीक है, क्या लक्षण है? जगत, पादप जगत को, इस पौधे को, ब्रायोफाइटा के पौधों को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। इनकी शरीर की संरचना थैलस जैसी होती है। मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है और युग्मकोद्भिद के ऊपर क्या होता है? बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है जिसमें फूट, सीटा या कैप्सूल उपस्थित हो सकता है। जड़ के स्थान पे यहाँ पे मूलांग उपस्थित होता है जो जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करता है। वर्धी जनन कैसे होता है? ट्यूबर निर्माण, जेमा निर्माण या विखंडन प्रक्रिया द्वारा। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है और जो मेल युग्मक होता है उसे एंथ्रोजोइड कहते हैं और इसके पास 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो एंथ्रोजोइड द्विकशाभिक होते हैं और संवहन बंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये प्रमुख लक्षण है ब्रायोफाइटा समूह में पाए जाने वाले पौधों का। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल्स रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, स्फैग्नम, ये सभी पौधे ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। और भी पौधे हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा ब्रायोफाइटा का? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और स्फैग्नम। ठीक है,
आगे देखते हैं ब्रायोफाइटा को किन समूहों में बांटा गया है, इसको कितने समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण देखेंगे। ब्रायोफाइटा जो समूह होता है, इस समूह के पौधों को 3 ग्रुप में, 3 वर्ग में बांटा गया है। कितने समूह में? 3 ग्रुप या 3 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है हिपैटिकॉप्सिडा, दूसरा समूह है एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, तीसरा समूह है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को 3 समूहों में बांटते हैं, हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। सबसे पहला समूह जो है हिपैटिकॉप्सिडा है। तो सबसे पहले हिपैटिकॉप्सिडा के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए, जो हिपैटिकॉप्सिडा के पौधे होते हैं, इन पौधों को लीवर वर्ड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीवर वर्ड्स। लीवर वर्ड्स कहा जाता है। इस समूह के, इस ग्रुप के जो पौधे होते हैं, इनका उपयोग लीवर संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए या लीवर के मीन्स यकृत के उपचार के लिए किया जाता है। इसलिए इन पौधों को क्या कहते हैं? लीवर वर्ड्स कहा जाता है। सामान्यतः इन पौधे का जो शरीर होता है, पौधे का शरीर द्विपृष्ठाधारी होता है। कैसा होता है? द्विपृष्ठाधारी। इसका मतलब ये है कि जो शरीर है वह कैसा होता है? चपटा होता है। कैसा होगा? शरीर चपटा होगा, इस तरह से फ्लैट होगा, चपटा होगा। और एक इसमें क्या होगा? एक ऊपरी जो सतह होगी वह क्या होगा? पृष्ठ तल होगा, और नीचे वाला जो सतह होता है वह अधर तल होता है। तो इनके शरीर में 2 पृष्ठ होते हैं। ये कैसे होते हैं? द्विपृष्ठाधारी होते हैं। एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक वेंट्रल सरफेस होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, सामान्यतः इनका जो बीजाणुद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद में केवल कैप्सूल उपस्थित होता है। केवल क्या उपस्थित होता है? कैप्सूल उपस्थित होता है। और इस कैप्सूल के बीच में एक संरचना होती है सामान्यतः, जिसको स्तंभिका या कालुमेला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हिपैटिकॉप्सिडा के कैप्सूल में स्तंभिका अनुपस्थित होती है। स्तंभिका क्या होती है? अनुपस्थित होती है। स्तंभिका अनुपस्थित, यहाँ पे स्तंभिका नहीं पाई जाती। स्तंभिका को कालुमेला कहा जाता है। कालुमेला। तो स्तंभ क्या करता है? सपोर्ट देता है। कहीं पर भी पिलर होता है, स्तंभ होता है, तो सपोर्ट देता है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह क्या है? एक कैप्सूल है। ठीक है, इस कैप्सूल में यहाँ पे बीच में क्या स्थित होता है? सामान्यतः स्तंभिका स्थित होती है। लेकिन यहाँ पे जो हिपैटिकॉप्सिडा के पौधे होते हैं, उन पौधों के बीजाणुद्भिद में जो कैप्सूल बनता है, इस कैप्सूल में यह स्तंभिका नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कैप्सूल में स्तंभिका नहीं पाई जाती है, अर्थात अनुपस्थित होती है। ठीक है, समझ में आया?
आगे देखिए, यहाँ पे जो मूलांग होते हैं, इस समूह के पौधे में जो मूलांग पाए जाते हैं वह एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जो मूलांग है यह दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है सपाट भित्ति वाले, कैसा? सपाट भित्ति वाले, और दूसरा होता है गुलकीय। दूसरा क्या होता है? गुलकीय। सपाट भित्ति वाले को इंग्लिश में स्मूथ वॉल्ड कहा जाता है, स्मूथ वॉल्ड। गुलकीय को ट्यूबरकुलेटेड कहते हैं। ठीक है, देखिए सपाट भित्ति वाले मूलांग और गुलकीय मूलांग क्या होते हैं। देखिए ये एक कोश की संरचना है और इसकी जो वॉल है यह कैसी है? स्मूथ है, सपाट है, चिकनी है। तो ये कैसा मूलांग है? यह सपाट भित्ति वाला मूलांग है, स्मूथ है। गुलकीय कैसा होगा? ध्यान से देखिएगा। यह जो मूलांग है यह गुलकीय मूलांग है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भित्ति होती है वह बीच बीच में दबी होती है। यहाँ पे देख रहे हैं जो भित्ति है इसके बीच में यहाँ पे दब गई है, तो इस मूलांग को कहते हैं गुलकीय, ट्यूबरकुलेटेड। तो इस समूह के पौधों में जो मूलांग होते हैं वह एक कोशिकीय और सपाट भित्ति वाले तथा गुलकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो पौधे का अधर तल होता है, नीचे वाला तल जो मिट्टी की तरफ होता है, अधर तल पर, यहाँ पर अधर तल पर स्केल, जिसको सल्क कहा जाता है, सल्क पाए जाते हैं। सल्क अर्थात स्केल पाए जाते हैं। यह एक सुरक्षात्मक संरचना होती है जो पौधे को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। अधर तल पे, कहाँ पे? अधर तल पे नीचे वाले सतह पे क्या पाया जाएगा? स्केल पाया जाएगा या सल्क पाए जाते हैं जो सुरक्षात्मक होते हैं। ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा ब्रायोफाइटा का, हिपैटिकॉप्सिडा का, रिक्सिया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? रिक्सिया, मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हैं? हिपैटिकॉप्सिडा समूह के एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। देखिए रिक्सिया की संरचना इस तरह से होती है और यह चक्र के रूप में इस तरह से स्थित होता है। ठीक है, मार्केंसिया की संरचना अगर आप देखें ये डायग्राम होता है मार्केंसिया का, और यह जो मुख्य पौधा है यह कैसा है? युग्मकोद्भिद होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है? अगुणित। और इसी के ऊपर किसका निर्माण होता है? बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। तो देखिए इसके ऊपर जो बीजाणुद्भिद बनेगा वह कैसा होगा? यहाँ पे देखिए दो संरचनाएं बनी हैं, ये दोनों क्या हैं? बीजाणुद्भिद है। इसमें से देखिए एक छाते के जैसा लग रहा है और एक उल्टा है, छाते का उल्टा है। तो जो छाते की जैसी संरचना है ये संरचना होती है स्त्रीधानीधर। ये स्त्रीधानीधर होती है, स्त्रीधानीधर। और यहाँ पे जो उल्टे छाते के जैसी संरचना होती है ये होती है पुंगधानीधर, पुंगधानीधर। स्त्रीधानीधर के अंदर
अंडाणुओं का या एग सेल का निर्माण होता है, और पुंगधानीधर के अंदर क्या होगा, एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, मेल युग्मक का निर्माण इसके अंदर, फीमेल युग्मक का निर्माण स्त्रीधानीधर के अंदर होता है। ये संरचना बीजाणुद्भिद है। क्या संरचना है इसकी, ये इसकी बीजाणुद्भिद की संरचना है। ठीक है, ये इसका कैप्सूल है। आगे देखते हैं दूसरा समूह एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, पहला समूह क्या था, हिपैटिकोप्सिडा था। दूसरा समूह या वर्ग क्या है, एंथोसिरोटॉप्सिडा है। तो अगला समूह देखते हैं एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा इस समूह के जो पौधे होते हैं उन पौधों को हार्नवर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्नवर्ड्स। हार्नवर्ड्स, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनमें जो कैप्सूल बनता है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पौधा है और इसके ऊपर यहाँ पे एक कैप्सूल बनता है। ठीक है, ये कैप्सूल सींग की तरह होता है, जैसे बैल का सींग होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे जो कैप्सूल होता है वह कैप्सूल कैसा होता है, सींग की तरह या हॉर्न की तरह होता है। इसलिए इन पौधों को क्या कहते हैं, हार्नवर्ड्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, हार्नवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। यहाँ पर जो मूलांग होते हैं, मूलांग, एक कोशिकीय मूलांग कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक कोशिका के, और इसमें से केवल सपाट भित्ति वाले ही मूलांग यहाँ पर स्थित होते हैं। कैसी भित्ति होगी, सपाट। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखिए इसकी भित्ति क्या है, सपाट है। तो सपाट भित्ति वाले मूलांग ही स्थित होते हैं यहाँ पर, और जो ट्यूबरकुलेटेड या गुल्की होते हैं वो यहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बीजाणुद्भिद बीजाणुद्भिद में यहाँ पर दो संरचनाएं पाई जाती हैं, फूट मीन्स पाद तथा कैप्सूल। क्या पाया जाता है, पाद और कैप्सूल पाया जाता है, अर्थात फुट एंड कैप्सूल पाया जाता है, स्थित होता है। ये देखिए ये इसका बीजाणुद्भिद है, ऊपर कैप्सूल है, यहाँ पे ये जो नीचे संरचना है ये कौन सी संरचना है, फुट है या पाद है। ठीक है, यहाँ पे जो कैप्सूल होता है इस कैप्सूल में यहाँ पर स्तंभिका उपस्थित होती है। यहाँ पे जो सपोर्ट देने के लिए इसके बीच में क्या स्थित होती है, स्तंभिका पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कैप्सूल कैसा है, कैप्सूल में स्तंभिका उपस्थित है। लेकिन इससे पहले जो हिपैटिकोप्सिडा आपने स्टडी किया वहाँ पर कैप्सूल में स्तंभिका नहीं पाई जाती थी, यहाँ पे स्तंभिका पाई जाती है। यहाँ पर जो सल्क होते थे किसमें, हिपैटिकोप्सिडा में, लेकिन यहाँ पे सल्क अनुपस्थित होते हैं। सल्क क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, सल्क नहीं पाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पे सल्क नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, बीजाणुद्भिद में क्या होगा, फूट होगा और कैप्सूल होगा। मूलांग कैसे होंगे, सपाट और सपाट भित्ति वाले, इनको क्या कहते हैं, हार्नवर्ड्स कहा जाता है। सल्क क्या होगा, अनुपस्थित होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एंथोसिरास, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एंथोसिरास।
एंथोसिरास। ठीक है, ये एक एंथोसिरास का डायग्राम है, इसीलिए ठीक है इस समूह का जो नाम है क्या रखा गया है, एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका क्या है, एंथोसिरास। दूसरा समूह हो गया, तीसरा समूह है ब्रायोप्सिडा। तीसरा समूह क्या है, ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो अगला समूह ब्रायोप्सिडा डिस्कस करते हैं। जो ब्रायोप्सिडा समूह होता है, इन पौधों को मास कहा जाता है। ब्रायोप्सिडा पौधों को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ब्रायोप्सिडा इन पौधों को मास कहा जाता है। ठीक है, यहां पर इनका जो शरीर होता है, इनमें जड़, तना और पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी संरचना होगी, जड़ नहीं होता है, राइजॉइड ही होता है, लेकिन यहाँ पे पत्ती तथा तने जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, पत्ती तथा तने जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ पर जो मूलांग पाए जाते हैं, इस समूह में जो मूलांग होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय, इंपॉर्टेंट है, बहुकोशिकीय होने के साथ साथ ये शाखित भी होते हैं। कैसे होते हैं, शाखित, बहुकोशिकीय तथा शाखित होते हैं, अर्थात इनमें कई शाखाएं हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मूलांग होता है वह बहुकोशिकीय होता है और शाखित होता है। यहाँ पे देखिए इसमें दो शाखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, और ये एक अलग कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो यह कैसी संरचना हो गई, बहुकोशिकीय संरचना है, और इसमें आप दो शाखा देख रहे हैं, इसका मतलब यह क्या है, शाखित है। तो मूलांग यहाँ पे जो पाए जाएंगे वह कैसे होंगे, शाखित होते हैं। जो मुख्य पौधा होता है, ठीक है, जो युग्मकोद्भिद होता है, उसमें दो अवस्थाएं आती हैं। युग्मकोद्भिद युग्मकोद्भिद में दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है, एक होता है प्रोटोनीमा। क्या होता है, प्रोटोनीमा, और दूसरा होता है गैमिटोफोर। दूसरा गैमिटोफोर कहलाता है। ठीक है, देखिए जो प्रोटोनीमा होता है इसका निर्माण बीजाणु से होता है। प्रोटोनीमा का निर्माण किससे होता है, बीजाणु से होता है, और यह थाइलस जैसी ग्रीन संरचना होती है। कैसी, थाइलस के जैसी ग्रीन संरचना होती है प्रोटोनीमा। ठीक है, जो गैमिटोफोर होता है, गैमिटोफोर का निर्माण प्रोटोनीमा से होता है। प्रोटोनीमा से किसका निर्माण होगा, गैमिटोफोर का निर्माण होता है, और गैमिटोफोर में पत्ती और तने जैसी संरचना स्थित होती है। इसमें कैसी संरचना होती है, पत्ती और तने जैसी संरचना पाई जाती है गैमिटोफोर में। युग्मकोद्भिद में ब्रायोप्सिडा समूह के जो पौधे होते हैं, इनका जो युग्मकोद्भिद है इसमें दो अवस्थाएं हैं, प्रोटोनीमा और गैमिटोफोर। लेकिन अगर हम बीजाणुद्भिद की बात करते हैं, बीजाणुद्भिद, तो बीजाणुद्भिद में यहाँ पे तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा और कैप्सूल तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। पाद, सीटा, संपुट, तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। और जो कैप्सूल होता है या संपुट होता है, यहाँ पर भी स्तंभिका उपस्थित होती है। इस समूह के पौधे में जो कैप्सूल होता है, उसके कैप्सूल में क्या उपस्थित होती है, स्तंभिका भी उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये ब्रायोप्सिडा समूह का प्रमुख लक्षण था। इनको हम क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं,
पत्ती तथा तने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। मूलांग कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और शाखित होते हैं। युग्मकोद्भिद प्रोटोनिमा तथा गैमिटोफोर 2 अवस्थाओं में पाया जाता है। और जो बीजाणुद्भिद होता है इसमें पाद, सीटा और संपुट तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। इस समूह का एग्जाम्पल होगा, ब्रायोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या होगा? स्फैगनम, स्फैगनम, फ्यूनेरिया। स्फैगनम तथा फ्यूनेरिया ब्रायोप्सिडा समूह के एग्जाम्पल हैं या इसमें के पौधे हैं। जो स्फैगनम होता है इसे पीट मास कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीट मास कहते हैं। ठीक है। स्फैगनम के पौधे में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिटार्ट सेल कहते हैं। रिटार्ट सेल, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इनकी संरचनाएं होती हैं, रिटार्ट सेल। ये जो रिटार्ट सेल होती हैं इनमें जल को संग्रहित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो सामान्यतः जो स्फैगनम है इसमें जल संग्रह करने की क्षमता होती है। इसलिए क्या करते हैं, कुछ जीवित पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, स्फैगनम में लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से यह ब्रायोफाइट्स हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी पौधा होता है। स्फैगनम को पीट मास कहते हैं। ये क्या होता है, जहाँ पे उगता है इसकी एक एक परत एक के ऊपर जमती जाती है और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी उर्वरक मिट्टी का निर्माण होता है। तो यह मृदा के निर्माण में भी सहायक होते हैं ब्रायोप्सिडा या मॉसेस। और जिस स्थान पे ये उगते हैं ये जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी के कटाव को भी रोकने का कार्य करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे ब्रायोफाइट के उपयोग हैं हमारे जीवन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने ब्रायोफाइटा टॉपिक कवर किया और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडोफाइटा स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।